नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। रैपिड रेल के कारण रियल एस्टेट में बूम। आरआरटीएस के पास टीओडी नीति को मंजूरी। यहां बसेंगे रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल इलाके। पीटबुल से डरे मालिक, बोले नहीं पालना चाहते। नोएडा की एनिमल संस्था के पास देश भर से 200 कॉल्स आई। 6 तो रात में पीटबुल बांधकर चले भी गए। काशी में मांस और शराब की बिक्री प्रतिबंधित हो। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर बोले अगर हमें दोबारा बुलाना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए, सरकार जरूर मानेगी। मदरसों में आय के स्रोत की जांच शुरू। 3 अधिकारियों की टीम गठित। 25 अक्टूबर तक शासन को भेजनी होगी रिपोर्ट। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रैपिड रेल के कारण रियल एस्टेट में बूम मची हुई है। आरआरटीएस के पास टीओडी नीति को मंजूरी मिली है। यहां बसेंगे रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल इलाके। दिल्ली से मेरठ की दूरी कम करने वाली रैपिड रेल के कारण वेस्ट यूपी के रियल एस्टेट में भी बूम आएगा। यहां जमीनों के दाम बढ़ने के साथ उनका लैंड यूज भी बदलेगा। यूपी सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर के पास 1.5 किलोमीटर के दायरे में टीओडी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के तहत विकसित करने की मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद, मोदीनगर, साहिबाबाद, मेरठ, गोलधर, दुहाई का इलाका विशेष तौर पर इस नीतियों के अंतर्गत आएगा। टीओडी नीति केंद्र सरकार की है और से राज्यों के लिए 2017 में ब्लूप्रिंट के रूप में पेश की गई है। यह दरअसल मेट्रो, बीआरटीएस और आरआरटीएस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के आसपास के लिए है। नीति में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के आसपास बनाए गए स्थायी शहरी विकास केंद्र यानी कि सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट सेंटर के विकास की बात करती है। नीति के अनुसार पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के आसपास चलाने योग्य दूरी के भीतर सभी रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल सुविधा देना है ताकि लोगों को निजी वाहनों में लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता न हो। यूपी सरकार ने हाल ही में आगामी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी कि टीओडी नीति को मंजूरी दे दी है। मुरादानगर, मोदीनगर, गुलघर और दुहाई में आरआरटीएस कॉरिडोर में और उसके आसपास भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज मुख्य रूप से कृषि है। टीओडी नीति के तहत इसे रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और मिश्रित उपयोग में बदला जाएगा। स्टेशनों के दोनों तरफ के इलाकों का महत्व बढ़ जाएगा। टीओडी नीति का प्रभाव क्षेत्र गाजियाबाद से मोदीनगर तक होगा। गाजियाबाद के ट्रांस हिडन तक का इलाका इसका पहला ही गगनचुंबी इमारतों से घिरा है। यहाँ टीओडी नीति टीओडी प्रभाव क्षेत्र कहलाएगी, जहां हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट बढ़ेगा। बेस एफएआर जो कि किसी विशेष प्लॉट पर अनुमत कुल बिल्ट अप एरिया है, इसको टीओडी जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। बेस एफएआर वर्तमान में 1.5 है। दिल्ली मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के दायरे में लोग कहीं भी रहे वहां से आसानी से रैपिड और मेट्रो पकड़ सकेंगे। टीओडी नीति के तहत इस 82 किलोमीटर के इलाके में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग डेवलप की जाएगी। अल्फा कॉर्प के सीएफओ एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संतोष अग्रवाल रैपिड मेट्रो के आसपास लोग दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी बसेंगे तो वे आसानी से रैपिड और मेट्रो को पकड़ सकते हैं। पेरिफेरल एरिया में भी लोगों का ट्रेवल टाइम घटेगा। इससे मेरठ के रियल एस्टेट क्षेत्र में कीमतें बढ़ेगी। ईएफपी इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक वशिष्ठ के अनुसार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होने से उस इलाके का रियल एस्टेट बूम करता है। आरआरटीएस का पूरे एनसीआर के उपनगरीय क्षेत्रों की रियल एस्टेट इकोनॉमिक पर प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर ने पहले ही गाजियाबाद, मेरठ और आसपास
क्षेत्रों के रियल एस्टेट की कीमतों में 8 से 10% की ग्रोथ हुई है। एनसीआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय कुमार सिंह का कहना है कि आरआरटीएस कॉरिडोर ट्रेवल के साथ इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ भी देता है। इससे ट्रांजिट स्टेशन और कॉरिडोर के आसपास बसवाट बढ़ेगी। ये इलाके डेवलप हो गए तो प्रॉपर्टी रेट भी बढ़ेगा। दिल्ली, गाजियाबाद एवं मोदीनगर, मुरादानगर तथा मेरठ जैसे सैटेलाइट एरिया के करीब होने के बावजूद गुरुग्राम और मानसेर की तरह खरीदारी की रुचि को आकर्षित नहीं कर सका। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर इस हालांकि टीओडी नीति की मंजूरी से इन सैटेलाइट शहरों के रियल एस्टेट में बदलाव होगा। लखनऊ, गाजियाबाद समेत कई शहरों में पुटबिल अटैक की घटना बनी है। इसके बाद से खूंखार प्रजाति के कुत्ते पालने वाले लोग अब इनसे पीछा छुड़ाने लगे हैं। नोएडा की हाउस ऑफ द स्ट्रे एनिमल संस्था के पास देश भर से करीब 200 फोन कॉल्स आई है। फोन करने वाले चाहते हैं कि एनजीओ उनके कुत्ते की देखभाल करे। 6 लोग तो अपने पिटबुल रात के वक्त एनजीओ कार्यालय के नजदीक बांधकर चले गए। अब एनजीओ इनकी देखभाल कर रहा है। इतने डॉग्स हम नहीं पाल सकते, इसलिए लोगों की ही कर रहे हैं काउंसलिंग, ऐसा संस्था का कहना है। नोएडा के सेक्टर 54 में हाउस ऑफ द स्ट्रे एनिमल संस्था का ऑफिस और स्टे दोनों है। ये संस्था करीब 10 साल से स्ट्रीट और पालतू कुत्तों की देखभाल कर रही है। संस्था के डायरेक्टर संजय मोहपात्रा ने बताया कि लखनऊ में पिटबुल डॉग ने अपनी मालकिन होया मार डाला था। इसके बाद से लोग पिटबुल और अन्य खूंखार प्रजातियों के डॉग को पालने से कतराने लगे हैं। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 1.5-2 महीने में मेरे पास उत्तर प्रदेश, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड राज्यों से करीब 200 फोन कॉल्स आई है। कॉल करने वाले लोग पेट्स के शौकीन थे, लेकिन लखनऊ की घटना के बाद वे उसे पालना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि इन कुत्तों की देखरेख हमारी एनजीओ करे। चूंकि हमारा इतना बड़ा स्ट्रे नहीं है कि हम देश भर के डॉग को रख सके, इसलिए हमने 15 काउंसिलर की टीम बनाई है। ये काउंसिलर उन लोगों को समझा रहे हैं कि जिनकी फोन कॉल्स आई है, उनसे बातचीत करके डॉगों को शांतिपूर्वक रखने के टिप्स दे रहे हैं। काउंसलिंग का नतीजा यह हुआ कि फोन करने वाले ज्यादातर लोग फिर से डॉग्स को रखने पर सहमत हो गए हैं। संजय मोहपात्रा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में 6 पिटबुल हमारे पास आए हैं। इनके मालिक खुद इन्हें रात के वक्त एनजीओ के पास छोड़कर चले गए। जब हम सुबह के वक्त एनजीओ पहुंचे तो ये हमें उसके आसपास बंधे मिले। अब हमारी एनजीओ ही उन पिटबुल डॉग्स की देखरेख कर रही है। हम इस डॉग्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, इनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन कराएंगे, फिर इनके लिए सुरक्षित घर भी ढूंढेंगे। एनिमल लवर संजय मोहपात्रा कहते हैं कि डॉग्स अचानक खूंखार नहीं हो जाते। उनके पालने वाले लोग खान पान, रहन सहन में कोई ना कोई कमी कर देते हैं, जिस वजह से कुत्ते खूंखार हो जाते हैं। इसलिए जरूरत है कि डॉग्स को एक बच्चे की तरह रखा जाए। गाजियाबाद और नोएडा में कुत्तों के काटने के रोजाना 400 से ज्यादा केस आ रहे हैं। डॉग्स अटैक की घटनाएं बढ़ने पर दोनों शहरों में हाउसिंग सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने कड़े नियम लागू किए हैं। इसके तहत सोसाइटी में सार्वजनिक स्थान पर पालतू कुत्तों को घुमाने, उन्हें लिफ्ट में ले जाने पर बैन लगाई है। ब्रीडिंग का एरिया भी तय किया गया है। कई सोसाइटी में घुमाते वक्त मुंह पर जाली वाला मास्क अनिवार्य किया गया है। पुटबुल डॉग अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, ब्रिटेन, आयरलैंड, रोमानिया, कनाडा, इटाली और फ्रांस समेत 41 देशों में बैन है। कई देशों में पिटबुल प्रजाति के कुत्ते को रिहायशी इलाके में पालने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। एक्सपर्ट के मुताबिक पिटबुल प्रजाति के कुत्ते किसी व्यक्ति या जानवर को कब्जे में लेने के बाद अपने जड़वे को लॉक कर देते हैं। ऐसे में छुड़ा पाना आसान नहीं होता। अब लेते हैं खबरों में एक छोटा सा विराम। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए।
रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाएं। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हमी रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा है। बोल उठा ये जग सारा, जय हो युग की जंजीरों को हमने ही काटा है। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने काशी में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग की है। उन्होंने कहा कि काशीवासी यदि हमें दोबारा बुलाना चाहते हैं, मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगवाने की दक्षिणा दीजिए। काशीवासी संकल्प ले लेंगे तो सरकार जरूर मानेगी और यहाँ मांस मदिरा की बिक्री बंद, हर हालत में बंद हो जाएगी। भागवत कथा सुनाने के लिए आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अन्य तीर्थ स्थलों में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मांस और शराब तीर्थ क्षेत्र के बाहर बिकती है। केदारनाथ में मांस और मदिरा नहीं बिकती है क्योंकि वह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। फिर काशी में मांस और शराब क्यों बिकती है? यहाँ भी तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ विराजते हैं। काशी में भी मांस और शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। काशी के लोग जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए कि यहाँ मांस और शराब नहीं बिकनी चाहिए। उनकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी। जो बुजदिल होगा वही नहीं चाहेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो बुजदिल होगा और जिसकी सनातन हिंदू धर्म के प्रति आस्था नहीं होगी, वही यह नहीं चाहेगा कि काशी में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगे। भागवत कथा सुनने आए लोगों ने से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने पूछा कि काशी में मांस और शराब की बिक्री पर आप सभी कब तक प्रतिबंध लगवा देंगे? इस पर लोगों ने कहा कि अधिकतम 1 साल में हम लोग सरकार को राजी कर लेंगे कि यहाँ मांस और शराब ना बिके। मेरठ प्रशासन के निर्देश पर मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी मेरठ के निर्देश पर टीम गठित की गई है। इसमें एक एसडीएम रैंक के अधिकारी के अलावा जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी शामिल होंगे। टीम को मदरसों की जांच और सर्वे रिपोर्ट पहले डीएम को भेजनी होगी, जहां से जिला प्रशासन सर्वे रिपोर्ट को शासन को भेजेगा। 5 अक्टूबर तक टीम को रिपोर्ट एडीएम को दे देनी है। 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है। जिलों में मदरसों का सर्वे शुरू करने के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर टीम गठित हुई है। सभी रजिस्टर और अटेंडेंट मदरसों की जांच होनी है। इनमें शहर क्षेत्र, सभी तहसील, कस्बों और गांवों में स्थिति मदरसे भी शामिल है। मदरसों की जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाएगा। इसे शासन को ही भेजा जाएगा। आधा सितंबर बीत चुका है और टीम को 20 दिन में सर्वे कर यह रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपनी है। ऊपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार राय ने बताया कि सभी बिंदुओं पर सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। मदरसों में आय के स्रोत क्या है? मदरसों में बच्चों के लिए आय कहां से आ रही है? साथ ही जो शिक्षक है उनके कितना पैसा दिया जा रहा है और यह पैसा कहां से आ रहा है? मदरसों को फिजिकल सर्वे भी किया जाना है। मेरठ में कुल 379 रजिस्टर और 3 एडेंट मदरसे हैं। राजस्थान में पायलट के नाम पर पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही है। भरतपुर में
कुम्हर के पला गांव में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने मंत्री विश्व ने तंज भरे लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री साहब, आपका सबसे बड़ा पायलट तो मैं हूं, क्योंकि मेरे पास नागरिक उड्डयन विभाग है। भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश के अलर्ट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दोपहर भरतपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अब कुम्हर के पला गांव पहुंचे हैं। यहां सीएम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खेलों के समापन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दोपहर 12:10 पर वहां पहुंचे। कार्यक्रम के अंदर मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि लंपी बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। प्रदेश में बीजेपी के 25 सांसद हैं। उन्होंने कहा कि ईआरपीसी के मामले में सीएम परियोजना की लीडिंग कर रहे हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह कहते हैं कि डीपीआर सही नहीं है। तब सीएम गहलोत ने कहा था कि हम ऐसा पैसा देंगे। बीजेपी इस परियोजना को रोकना चाहती है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लंपी बीमारी गुजरात से आई है। इस बीमारी से जुड़ी सभी दवाएं केंद्र सरकार गुजरात ले गई है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल में ऐसा काम किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि राजस्थान जैसे पैटर्न पर काम करना चाहिए। कांग्रेस सरकार का आने वाला बजट युवाओं के लिए होगा। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि आज मेरे गले में पट्टा पीडब्ल्यूडी मंत्री बचन लाल की वजह से है। जिले में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लेकर जाओ तो बच्चा रास्ते में ही हो जाता है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम साहब, मैं आपका सबसे बड़ा पायलट हूं, क्योंकि मेरे पास नागरिक उड्डयन विभाग है। इससे पहले सभा स्थल पर जुटी भीड़ सीएम के आने का इंतजार कर रही थी। भारी बारिश के अलर्ट ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई, लेकिन मुख्यमंत्री भरतपुर पहुंच गए। मुख्यमंत्री वाटरप्रूफ मंच बनाया गया है। जनता के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। पल्ला हवाई पट्टी पर जिले के ज्यादातर विभागों के अधिकारियों का लगाया गया था। चप्पे चप्पे पर अधिकारी तैनात रहे। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, आईजी गौरव श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह ने व्यवस्थाएं संभाली। सीएम गहलोत ने भरतपुर आने से पहले ही भरतपुर धौलपुर को चंबल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को मंजूरी दी थी, जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट से चंबल नदी पर पानी का रिजर्वायर बनाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत भरतपुर में पशु चिकित्सालय अरबोरों के भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पशु चिकित्सा केंद्र धनवाड़े भवन का लोकार्पण, 5 शिलान्यास, खेल स्टेडियम निर्माण का कार्य कुम्हर, खेल स्टेडियम निर्माण का कार्य डीग कुम्हर, बाईपास के निर्माण कार्य की डीपीआर तैयार की गई है। उसका शिलान्यास डीग और कुम्हर में सड़कों की मरम्मत के कार्य को शिलान्यास और लॉन पेचवर्क, मिसिंग लिंक डीग और कुम्हेर के 12 करोड़ के कार्य का शिलान्यास करेंगे। साथ ही चिरंजीवी लाभार्थियों से भी वो मिलेंगे। लड़की को प्यार का झांसा देने के लिए अपना धर्म छिपाया और नाम बदला। 2 साल तक रिलेशन में रहा और जब लड़की को पता चला उसका प्रेमी 2 बच्चों का बाप है और उसका धर्म भी दूसरा है, तो बातचीत करना बंद कर दिया। इसके बाद पुराने प्रेमी ने परेशान करना शुरू कर दिया, गला काटने की धमकी दी और कई दिनों तक रेप करता रहा। लड़की को जब मारने की धमकी मिली तो वह थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। घटना कोटा के महावीर नगर थाने की है। 7 सितंबर को पीड़िता ने महावीर नगर थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि अब रिपोर्ट वापस लेने के लिए उस बाद दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कैसे उसे धोखे में रखा, पहले दोस्ती की और अब मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम सरोज है, जो कि ये नाम बदला हुआ है। मैं एमए की पढ़ाई की है, एक कोचिंग सेंटर में रिसेप्शनिस्ट हूँ। पिता खेती करते हैं और 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर है। पिछले 10 साल से कोटा में भाई बहन के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। फिलहाल 3 साल से कोटा में अकेले रह रही हूँ और प्राइवेट जॉब कर रही हूँ। साल 2017 की बात है। पढ़ाई के दौरान वो अपने गांव गई थी। गांव में मोबाइल खराब हो गया था। मोबाइल ठीक करवाने के लिए सुल्तानपुर में बंटी की दुकान पर गई तो उसने मोबाइल रख लिया और बदले में खुद का मोबाइल यूज करने के लिए दे दिया। कुछ दिनों बाद कॉल कर बताया कि मोबाइल सही हो गया है, लेकिन मैं उस दौरान कोटा थी। मेरा पता पूछा और मोबाइल देने को कोटा आया। बातचीत में बताया कि मेरा नाम बंटी है और एसटी कम्युनिटी से आता हूँ। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो गई।
14 फरवरी 2017 को मेरे रूम पर आया और प्रपोज कर शादी का प्रपोजल रखा। साथ में नाश्ता लेकर आया था। मुझे पता नहीं था कि नाश्ते में कुछ मिला हुआ है। होश में आई तो बंटी पास में सो रहा था। मेरे चिल्लाने पर वह भाग गया। इसके बाद से वह असली वीडियो परिवार वालों को दिखाने की धमकी देकर रेप करने लगा। पीड़िता ने बताया कि जब वह एक दिन उसके रूम पर आया तो पर्स चेक किया। उसमें 2 पहचान पत्र मिले। एक पर बंटी नाम लिखा हुआ था और दूसरे पर अली हुसैन नाम लिखा हुआ था। उस दिन पता चला कि बंटी दूसरे धर्म से है। जब उसको इस बारे में पूछा तो मारपीट करने लगा और बताया कि वह शादीशुदा है और 2 बच्चे भी हैं। अभी अली हुसैन कोटा के विज्ञान नगर में रहता है। पीड़िता ने बताया कि साल 2017 से 2019 तक उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया। मुस्लिम होने का पता चलने पर 2019 से उसने बंटी यानी कि अली हुसैन से बातचीत करना बंद कर दिया। इसके बाद कोरोना के दौरान वह गांव चली गई। साल 2021 में गांव से कोटा आई तो प्राइवेट जॉब करने लगी। बंटी को पता चलने पर वह दोबारा रूम पर आया और रेप करने लगा। पीड़िता ने बताया कि वह हर बार जान से मारने की धमकी देकर रेप करता रहा। यहाँ तक कि जॉब से मिली सैलरी भी लेकर चला जाता था। पिछले 1.5 साल से वह अश्लील वीडियो बनाकर रेप कर रहा था। हाल ही में 31 अगस्त की रात को 12 बजे उसने कमरे में आकर जबरदस्ती उसका रेप किया। विरोध करने पर जान से मारने, गला काटने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। सिरोही पोस्को विशेष कोर्ट के जज जोगेंद्र अग्रवाल ने नाबालिग साली से रेप करने के दोषी सगे जीजा बाबू राम गरासिया को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष कोर्ट के लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने बताया कि 23 मार्च 2019 को स्वरूपगंज थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर से दुकान पर घरेलू सामान लेने के लिए गई थी। रास्ते में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के सामने उसे बाइक पर उसका जीजा बाबूराम गरासिया, जो कि पौबा गरासिया का पुत्र है और निवासी फूलाबाई खेड़ा का, वो बाइक लेकर उसके पास आया तथा उसने कहा कि गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, अजपुरा चलकर आते हैं। इस पर नाबालिग सगा जीजा होने के नाते उस पर विश्वास करके बैठ गए। बाबू उसे सुनसान जगह पर ले गया तथा उसके साथ रेप किया। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां बकरी चरा रहे एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि बाबू गरासिया वहां से फरार हो गया है। इसी दौरान वहां से जा रहे कासिंद्रा निवासी धर्माराम देवासी और हंसाराम भील उसे साथ लेकर घर तक छोड़ने आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल जांच करवाई तथा मामला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने 11 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियोजक पक्ष की ओर से पेश यह गए तर्कों से सहमत होकर आरोपी बाबूराम गरासिया पुत्र पोबाराम गरासिया को 10 साल का कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। हनुमानगढ़ में अज्ञात लोगों ने 3 बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। जंक्शन के कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय महात्मा गांधी स्कूल यानी कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले 3 बच्चों को घर लौटते समय अज्ञात वैन सवारों ने उनको अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने वैन में बैठने से मना कर दिया। इस पर अज्ञात वैन वहां से चली गई। बाल कल्याण समिति के संज्ञान में यह मामला आया तो बुधवार को समिति की टीम स्कूल पहुंची और तीनों बच्चों के साथ ही स्कूल प्रशासन से बात कर जानकारी जुटाई। इधर बच्चों के अभिभावकों की ओर से संदिग्ध अज्ञात वैन के बारे में जंक्शन पुलिस थाना में सूचना दी गई है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि समिति के संज्ञान में आया कि स्कूल से घर जा रहे 3 स्टूडेंट को अज्ञात वैन सवारों ने अपनी वैन में बैठने के लिए बुलाया, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया। इस दौरान बच्चे वैन के नंबर नहीं देख पाए। समिति के संज्ञान में यह मामला आया तो समिति सदस्य स्कूल प्रशासन से मिला, साथ ही बच्चों से भी बात की गई। उनको कहा गया कि घर से स्कूल या स्कूल से घर आते समय रास्ते में किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ नहीं जाए और न ही उनसे खाने के लिए कुछ ले।
गोयल ने कहा कि इस मामले की पूरी तरह जांच करेंगे। इस संबंध में बच्चों के परिजनों की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में भी सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, इसके लिए समिति को पूरी सतर्कता बरत रही है। इसके तहत बच्चों को समझाया गया है कि उनको भविष्य में इस तरह की कोई भी बात होने पर 1098 पर सूचना देनी चाहिए। साथ ही गोयल ने बताया कि सभी स्कूलों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए कलेक्टर से बात करेंगे। जरूर पड़ी तो भामाशाहों से संपर्क कर स्कूलों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। स्कूल प्रिंसिपल गुरमीत सिंह ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा स्कूल सिक्योरिटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्कूल की 4 दीवारी के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं और गार्ड भी तैनात किया गया है। इसके अलावा बच्चों को छुट्टी से पहले अगर कोई लेने आता है तो स्कूल रजिस्टर में लगी 3 अभिभावकों की फोटो वाले व्यक्ति के आने पर ही बच्चों के साथ भेजा जाता है, किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं भेजा जाता। सदर थाना क्षेत्र के सिमली गांव में बुधवार को तालाब में नहाने के 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों को तालाब में शव उतरते दिखे तो उन्होंने 2 युवकों ने छलांग लगाकर बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। मासूमों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है। सदर थाना एएसआई सूरज चंद्र ने बताया कि थाना क्षेत्र के सिमली निवासी अरविंद पुत्र ओम प्रकाश, उसके चचेरे भाई अभिषेक पुत्र अमिताभ एरवाल बुधवार शाम करीब 4 बजे घर से शौच करने जाने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद दोनों तालाब पर चले गए थे, जहां दोनों मासूम तालाब में डूब गए। आसपास से निकल रहे ग्रामीणों ने दोनों बच्चों के शव तैरते देखा तो मौके पर मौजूद गांव के 2 युवाओं ने तालाब में कूदकर दोनों बच्चों को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजन और ग्रामीण आनंद फानन में दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग करें। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है कि उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।